जो नए साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उसके लिए मैं फिर से बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों रिवीजन कीजिए। देखिए अक्सर इस टाइम पे बच्चे गलती करते हैं, आपको यही गलती नहीं करना। आपको नई नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, नया सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप जितना पढ़े उतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। ये बात मैं सभी वीडियो में बताता आ रहा हूं और जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो तब तक बताते रहूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। हो सकता है बिहार बोर्ड इसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे या फिर इस पैटर्न पे, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, आपको तभी समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी का। अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? निम्न में से कौन सा भाग अगुणित है? विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? आपको पूछा निम्न में से कौन सा भाग अगुणित है, तो इसका राइट आंसर है डिम्ब। डिम्ब जो भाग है वो क्या है? अगुणित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एलील है। एक एलील क्या है? एन एलील इज द किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या है, या फिर गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या, या फिर जीनों के वैकल्पिक प्रकार। तो सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीनों के वैकल्पिक प्रकार। तो एक एलील जो है जीनों के वैकल्पिक प्रकार है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं भी बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यादा, ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। यहां पर श्रृंखलाओं, ठीक है, ये वाला शरा है। यहां पर ध्यान से देखिए, कंप्यूटर में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। तो आपस में जो आहार श्रृंखला जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है सी, आहार जाल। तो आहार श्रृंखला जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है उसको आहार, उस समूह को आहार जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक एवं उद्गज कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। आपको पूछ रहा है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। फंजाई और रूट के बीच यानी कि कवक और उगज के बीच, कुल पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध जो इस दोनों के बीच बनता है क्या कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोराइजिया। क्या है? माइकोराइजिया। तो कवक और उगज के बीच, जो पौधे की जड़ों के बीच, कवच और उगज के पौधों के जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध बनता है उसको माइकोरिजिया कहते हैं, ठीक है, माइकोराइजिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जेम्युलस पाए जाते हैं, जेम्युलस आर फाउंड इन। तो जेम्युलस किसमें पाए जाते हैं? स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, किसमें पाए जाते हैं? तो 5 का राइट आंसर है स्पंज में। तो जेम्युलस जो है वो स्पंज में पाए जाते हैं, यहां पर स्पॉन्ज। तो जेम्युलस आर फाउंड इन स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है तब, तो कोई सामान्य मनुष्य, ठीक है, एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है अब वो शादी करता है, ठीक है, यहाँ पर एक मनुष्य है और लड़की जो है वो क्या है? हीमोफीलिया की कैरियर से है, यानी कि वो ग्रसित है इस बीमारी से, हीमोफीलिया बीमारी से। अब उसी से शादी करता है वो लड़का, तब जो बच्चे पैदा होंगे तो क्या वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे? यही आपको पूछा। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका डी, क्या है? 50 पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। तो आने वाला टोटल 50 बच्चे, ठीक है, 50 जो बच्चे उसके पैदा होंगे वो सभी क्या होंगे? हीमोफीलिया से, मतलब कि हीमोफीलिया से वो भी ग्रसित होंगे, यही आपको कह रहा है। इसलिए मनुष्य अगर किसी लड़की से जिसको हीमोफीलिया हो उससे शादी करे तो उसका आने वाला 50 पुत्र, यहाँ तो 5, 2, 3 पैदा होते हैं, लेकिन 50 पुत्र जो पैदा होंगे वो भी क्या कहता है? इस बीमारी से, हीमोफीलिया यानी कि इस बीमारी से ग्रसित होंगे। इफ अ नॉर्मल मैन मैरीज अ गर्ल हु इज कैरियर फॉर हेमोफीलिया देन, आपको पूछा इफ अ नॉर्मल मैन मैरीज अ गर्ल हु इज कैरियर फॉर हेमोफीलिया देन, तो इसका राइट आंसर 50% ऑप्शन विल बी हेमोफिलिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 7। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी को कौन सा श्रेणी में रखा गया है? फर्स्ट यानी कि प्राथमिक, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता में, उत्पादक में, किसमें रखा गया है? अपघटक में रखा गया है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। तो शाकाहारी का जो है प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया, ध्यान दीजिएगा, उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, ठीक है। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी को, क्योंकि शाकाहारी जो साग सब्जी को खाता है और साग सब्जी वो क्या है? प्राथमिक उत्पादक है, और वहीं पे जिसको उसको जो खाने वाला है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। इन अ फूड चेन हार्वियस आर, तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, तो कौन जैव उर्वरक है जो धान के खेत में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन सी, क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो जैव उर्वरक है वो धान के खेत में उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी ओकर, तो कौन सा आपका यहाँ पर पौधा है जिसमें क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? तो 9 का राइट आंसर है आपका कोमेलिना। क्या है? कोमेलिना। कोमेलिना में जो है क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। तो क्लिस्टोगैमी कोमेलिना, क्लिस्टोगैमी कोमेलिना। तो कोमेलिना जो पौधा है उसमें क्या पाया जाता है? क्लिस्टोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेस देयर पोजीशन आर कॉल्ड। तो डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान हमेशा चेंज करते रहता है, बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्रांसपोजोन्स। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। आपको पूछ रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन सा है? ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, आपको पूछ रहा है। तो 11 का राइट आंसर होगा डी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो पारिस्थितिक तंत्र जो मिलकर बनाता है, जैविक कारक जो है पारिस्थितिक तंत्र को जो बनाता है वो तीन मिलकर बनाता है। क्या है? उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटनकर्ता भी, प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी और डिकम्पोजर्स भी। आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आ रहा होगा। प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, कंज्यूमर भी होना चाहिए, खरीदने वाला डिकम्पोजर भी होना चाहिए, जो उसको डिकम्पोज करता है, यानी कि मिक्स वगैरह करके बनाता है उसको जो। ठीक है, तो ये तीनों होना चाहिए। यहाँ पर बायोलॉजी के वर्ड में आप समझिए तो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता तीनों होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो जो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है? आप लोग को ये आंसर आना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन बी, जो दूध और दही में बदल देता है, जो दूध को दही में बदल देता है उसको कहते हैं, उस बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है, यानी कि दही में बदल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाने वाला भाग है। तो लीची का जिस भाग को हम लोग खाते हैं, बीज को नहीं, उसका ऊपर वाला जो गुदा भाग होता है, गुदा टाइप का, गुदानुमा, उसको जो खाते हैं तो उस भाग को क्या कहते हैं? यानी कि लीची का खाने वाला भाग है, एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, तो उसको क्या कहते हैं? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरिल। उस भाग को कहते हैं एरिल। तो लीची का खाने वाला भाग को एरिल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 64 कोडोन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? आउट ऑफ 64 कोडोन्स हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड। तो आपको पूछ रहा है 64 कोडोन जो होता है उसमें से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? तो 64 कोडोन में कितना एमिनो अम्ल का कोड होता है, यही पूछ रहा है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी 61। तो 64 में जो है 61 आपका क्या होता है? एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं। ठीक है, 61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? आपको पूछ रहा है विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर होगा रासायनिक पदार्थ के रूप में, यानी कि केमिकल्स के रूप में। तो जब पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है, वो रूप जो है रासायनिक पदार्थ के रूप में ही एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। ठीक है, तो केमिकल्स आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करिए, काफी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, तो 16 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है वो बैक्टीरिया की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज द करेक्ट? मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, आप बताइए कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए, क्या है? तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तो तुल्य रूपता जो है वो अभिसारी विकास पर आधारित है। ठीक है, क्या है? एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये तीनों नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं भी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका होगा कौन सा कथन सत्य है? तो तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकासर अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? Who said that different form of life have evolved from use and disuse of organs? तो आपको कह रहा है ये बात किसने कही थी कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? तो जीवन रूपों का जो विकास हुआ है, विकास जो हुआ है, तो वो अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है। ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लामार्क। तो लामार्क जो है ये बात कहा था कि विकास अंग का उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, विकास मतलब कि जीवन के रूपों का विकास। ठीक है, यही बात जो है कौन कहा था? लामार्क ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, थॉमस माल्थस के कार्य है। तो थॉमस माल्थस जो है उसके निम्न में से कौन सा कार्य है? द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन, ठीक है, किस पर आधारित है? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या है? समष्टि संदर्भ पॉपुलेशन। समष्टि संदर्भ पॉपुलेशन। तो यहां पर थॉमस माल्थस जो है उसका कार्य है समष्टि संदर्भ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन, सिंपली उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। यही सब जो है थॉमस माल्थस का कार्य था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, जिसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करता हूं वो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। तो शकरकंद विकास के आधार पर पूछा है, सबसे पहले आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो शकरकंद तथा आलू किसके उदाहरण है? आप लोग जल्द से कमेंट करेंगे। स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटोज आर एग्जांपल ऑफ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। विकास के आधार पर आप बताइए शकरकंद तथा आलू किसके उदाहरण है? तो 20 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी, तुल्य रूपता। तो शकरकंद और आलू जो है वो तुल्य रूपता के उदाहरण है, यानी कि एनालोगस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, एस एल मिलर थे
आपको पूछ रहा है एसएल मिलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, एशियन, यूरोपियन, भारतीय या फिर अमेरिकन। एसएल मिलर वाज, ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक मतलब कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकन वैज्ञानिक। तो एसएल मिलर जो थे वो अमेरिकन का साइंटिस्ट थे, अमेरिकन यानी कि अमेरिका का थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया था, शायद ये वरण है या चरण, चरण होगा शायद, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, तो प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। आपको पूछ रहा है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसने इस सिद्धांत को दिया था। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन जो है वो क्या दिए थे, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था, डार्विन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हो, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, समजातीय संरचना कौन सा है जिनका डैश हो। तो दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए और फंक्शन अलग अलग होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शारीरिक संरचना समान लेकिन शारीरिक संरचना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन क्रियाकलाप यानी कि जो आपका फंक्शन होगा, जो आपका काम होगा वो अलग अलग रहेगा। सामान्य त्रिविधता या फिर आप सिंपली आप भिन्न बोल भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज व्हिच हैव सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट काम जो है बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, समजातीय संरचना उसी को कहते हैं, जिसमें क्या काम मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रहे और काम अलग अलग रहे, फंक्शन अलग अलग रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ह्यूमोरल प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है, विच अमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आपको पूछ रहा है ह्यूमरल प्रतीक्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है, आप जल्द से जल्द बताएंगे। सारा ऑप्शन यहाँ पर सेम है, सिर्फ आगे वाला लेटर अलग है, BTPL, BTPL। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा आपका बी, लिम्फोसाइट्स। तो ह्यूमरल प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है बी, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी आप याद रखिएगा, बी। यहाँ पर ये सारा ऑप्शन नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा ह्यूमरल प्रतीक्षा के लिए, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, बी, लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आपको लेटेस्ट वीडियो और 4-5 दिन बचा हुआ है, मैं आपको सभी तरह का क्वेश्चन इसी चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। और आपका आंसर की जो होगा यानी कि जब आपका एग्जाम होगा आंसर की रिलीज होगा उसको भी मैं इसी चैनल पे कराऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि जो तैयारी नहीं की है, जो थोड़ा बहुत तैयारी की है, उसका तैयारी अच्छी से हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखिए, कोकीन प्राप्त किया जाता है, कोकाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कोकीन जो है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इरिथ्रोजाइलोन कोका से, इरिथ्रोजाइलोन कोका से। तो कोकीन जो है वो इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त किया जाता है। माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो, लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ अफीम काउज। तो आप जब अफीम का ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपका शरीर में क्या होता है, शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि, बाहापन या फिर इनमें से सभी क्या होता है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों देखिए ये बीमारी है, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। जो अफीम, गांजा वगैरह ये सब चीज इसी के अंदर आता है, ये सब तो छोटा है, लेकिन अफीम सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा शायद हीरोइन है, ठीक है। तो आपको पूछा शरीर के वजन में कमी होता है, भोजन में अरुचि भी होता है और बाहापन भी होता है, ठीक है। लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ एपेटाइट और देखिए इनफर्टिलिटी, तो आपका सभी होता है कि क्या यूज करने से, अफीम यूज करने से, अफीम को यूज करने से ये सब बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रिय प्रतिक्रिया की खोज किसने की, एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। देखिए कभी कभी आपका इनमें से कोई नहीं भी आंसर होता है, ठीक है, आप लोग इधर उधर जल्द से जल्द आंसर नहीं दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है सक्रिय प्रतिक्रिया की खोज इनमें से किसी ने नहीं की है, ना एडवर्ड जेनर ने की है, ना लुईस पास्चर ने की है, ना रॉबर्ट कोच ने की है। तो सक्रिय प्रतिक्रिया की खोज इनमें से किसी ने नहीं की है। दवा कितने प्रकार की होती है, आप बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड। तो दवा जो होती है, ड्रग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कमेंट करें जल्द से जल्द। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, 2। तो दवा जो है मात्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड इन नेचर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। मैं इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, इससे पहले भी बायोलॉजी का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर है भी तो आप उन दोनों वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगा। और आपको चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका 3-4 दिन के अंदर तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो 60 से 70% हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए।